बार अपनी जो क्लास चल रही है राजस्थान से संबंधित प्राचीन जो सभ्यताओं से संबंधित जो क्लासें चल रही हैं उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली जो सभ्यता है राजस्थान की, अगली जो स्थल है सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो स्थल है उसकी अपन क्लास लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं और उसमें दो क्लास ले चुके हैं जिसमें 3 सभ्यता जो स्थल हैं उनके बारे में हम जानकारी अच्छे से कर चुके हैं। जिसमें पहला है कालीबंगा, फिर हमने आहड़ के बारे में पढ़ा और फिर गणेश्वर के बारे में पढ़ा। तो इन तीनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, आपने क्लास ली होंगी। इस बार इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज अपना एक और इम्पोर्टेंट है और वो है बैराठ जयपुर। यानी कि बैराठ की जो अपन का जो प्राय स्थल है यहाँ से केवल सिंधु घाटी से संबंधित हमें जो है प्राप्त नहीं होते। ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल है के हैं, कुछ ऐतिहासिक काल के हैं, मौर्य कालीन के हैं, इसके अलावा महाजनपद काल के भी यहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए यह है कहाँ पर स्थिति, आप सब जानते हैं जयपुर में स्थित है बैराठ। ठीक है, बीजक की पहाड़ी वगैरह ये सब कहाँ पर स्थित है, जयपुर में ही स्थित है। बीजक की पहाड़ी से ही अपने मौर्य काल के जो साक्ष्य हैं, अशोक के हाब्रू शिलालेख वगैरह हमें प्राप्त हुए। ठीक है, इसके अलावा ये है कहाँ पर, तो ये है भाई साहब बाणगंगा नदी। यानी कि इस सभ्यता से संबंधित अगर कोई नदी है तो वो कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी है। ठीक है, इसे ही कौन की, अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से, अर्जुन की गंगा इस नदी को कहा जाता है, अर्जुन की गंगा। क्लियर भाई, यहाँ तक आपको क्लियर। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से कहाँ किस किस काल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं तो एक एक करके हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जिसके कोई लिखित में क्या नहीं है, लिखित में क्या नहीं है, साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते। क्लियर, तो एक तो वो है। इसके अलावा और किसके, एक ताम्र पाषाणिक काल, ताम्र पाषाणिक काल की। इसके अलावा महाजनपद काल, ठीक भाई, महाजनपद काल। और देखो और किस किस के साक्ष्य, मौर्य काल के साक्ष्य भी हमें यहाँ किससे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा लोह युगीन काल, यानी लोह युगीन, ठीक है। इसके अलावा मौर्य काल और मध्यकाल, ठीक है। ध्यान रखना प्राचीन काल इसमें ही आ जाता है, क्योंकि जब अपन महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसी में प्राचीन काल जो है वो संबंधित है। इसके अलावा लोह युगीन के और ताम्रपाषाणिक और इससे महाभारत काल के भी यहाँ से क्या मिलते हैं भैया, महाभारत काल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इतने साक्ष्य जो है ये अपने को बैराठ जयपुर से जो है प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि जिसका कोई लिखित में क्या नहीं है, अपने पास एविडेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ का लिखित में एविडेंस नहीं है वही क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। हमें लिखित में ये चीज़ें नहीं मिलती कि भाई इस समय पर ये इन शासकों का शासन था या फिर राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, तो उसका कोई लिखित में हमें प्रमाण नहीं मिलता। तो कब मिलता है भाई साहब, ये मिलता है ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल को ही हम क्या बोलते हैं, महाजनपद काल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, महाजनपद काल को ऐतिहासिक काल बोलते हैं क्योंकि महाजनपद काल लिखित में है, उसके साक्ष्य जो हैं हमें प्राप्त होते हैं, शिलालेख वगैरह हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ताम्रपाषाणिक काल, ताम्रपाषाणिक काल यानी कि जिन सभ्यताओं को हम पढ़, जैसे गणेश्वर की सभ्यता है, बालाथल की सभ्यता है,
ठीक है। इसके अलावा भगवानपुरा की जो सभ्यता है उन सब के बारे में हमने पढ़ा पिछली बार। जो भगवानपुरा पढ़ा नहीं है, सॉरी, भगवानपुरा सभ्यता के बारे में हम जानकारी लेंगे तो वो कौन किस में आती है, ताम्र पाषाण काल में आती है, ठीक है। ताम्र सभ्यता है एक प्रकार की, तो इसके साक्ष्य भी यहाँ से जो है हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। लोहे युगीन जो है यानी कि लोहे सभ्यता के काल भी हमें प्राप्त होते हैं। जब लोह की क्रांति आती है, इंसान सबसे ज़्यादा जो औजार हथियार वगैरह और इसके अलावा जो कृषि के यंत्र हैं उन सब का लोहे का उसमें बहुत ज़्यादा बहुतायत प्रयोग करता है, तो उस समय को लोहे युगीन काल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मौर्य काल के भी हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले मौर्य काल में वो मिलते हैं हमें अशोक के। इसके अलावा यहाँ किसके मिलते हैं भैया, चित्रांगद मौर्य वगैरह आदि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मध्यकाल के यहाँ से साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महाभारत काल के भी साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। महाभारत काल में कहा जाता है कि जो अज्ञातवास था वो पांडवों ने यहीं पर क्या किया था, व्यतीत किया था। क्लियर। इसके अलावा और क्या जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, अगर बात करें जयपुर का जो प्राचीन नाम है, जयपुर का प्राचीन नाम वो आता है विराटनगर। क्या नाम आता है भाई साहब, विराटनगर इसका नाम आता है। विराटनगर की जो स्थापना है वो की थी महाभारत काल में, महाभारत काल में राजा विराट द्वारा विराटनगर की स्थापना की गई है। विराटनगर की स्थापना की गई, ठीक है। बहुत ही अच्छा अपन जो है सिलेबस इसका पढ़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और अपन को सबसे ज़्यादा कठिन भी यही लगता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स साथ में ही इसके बना लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस जो हैं, एक क्वेश्चन भी अपने जो है बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा तो, ठीक है। तो विराटनगर की जो स्थापना करता है वो कौन करता है, महाभारत काल में राजा विराट के द्वारा इसकी नगर की जो है स्थापना की जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ बिताया। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ बिताया, ठीक है भाई। तो पांडवों ने जो अज्ञातवास है उसको यहाँ पर व्यतीत किया था। और विराटनगर था किस, यानी कि अगर बात करें कि कौन से जनपद में आता था विराटनगर, तो ध्यान रखें विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ठीक है भाई। इतनी जानकारी यहाँ से अपन को विराटनगर के बारे में पढ़ लेनी चाहिए। इतना जानना है क्या है, बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से किन किन की जानकारी प्राप्त होती है, तो अपने को जानकारी यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल की, लोहे युगीन काल की, ऐतिहासिक काल की, ठीक है, ताम्र पाषाणिक काल की, मध्यकाल की, महाभारत काल की यहाँ से जो है साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसकी स्थापना जो है वो मत्स्य जनपद के राजा विराट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब, महाभारत काल में स्थापना की गई थी, ठीक है। और विराटनगर जो था उस समय महाभारत जो मत्स्य जनपद था उसका क्या थी, उसकी कैपिटल थी, राजधानी थी, ठीक है। इतनी जानकारी आप पढ़ें। इसके बाद में हम एक एक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। आप अगर इसे रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। देखिए तो साक्ष्य कौन कौन से साक्ष्य हैं, एक एक करके हम साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो
यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, 36 मुद्राएं। ठीक है, अब 36 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? इसमें से 8 आहत प्लस 28 यूनानी मुद्रा। ठीक है, आहत और यूनानी जो मुद्राएं वो यहाँ से क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। कितनी? कुल में तो कुल की बात करें तो ये अगर पूछ लिया जाए कि भाई बैराट से कितनी मुद्राएं जो हैं प्राप्त हुई हैं, तो वो है 36 में से 8 तो आहत मुद्राएं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके थे कि आहत मुद्राएं क्या है। जब अपन ने राजस्थान के सिक्कों के बारे में पढ़ा था तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि आहत मुद्रा क्या चीज़ होती है, जिसकी अलग से क्लास है, आप वो क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और 28 जो है यूनानी मुद्राएं। अब इनमें से यूनानी मुद्राओं में से भी कितनी? 16 यूनानी शासक, 16 मुद्राएं यूनानी शासक मेनांडर की है। ठीक है, कब की है? मेनांडर की है। अगर डेट की इसकी बात की जाए तो ये लगभग 160 ईसा पूर्व की है। कितनी भी? 160 या 120 भी कई जगह हमें देखने को मिलता है, तो आप दोनों ही याद कर लें। ये जो मुद्राएं, ये 16, केवल ये 16 किसकी? मेनांडर की जो मुद्राएं, वो लगभग 140 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व के मध्य की है। यानी कि कुछ तो 140 ईसा पूर्व की है, जिनमें से कुछ मुद्राएं कैसी हैं? 120 की है। तो दोनों ही डेटिंग आप याद रखें, इसके मध्यकाल बीच की है 140 से 120 की। ठीक है, 16 मुद्राएं यूनानी शासक मेनांडर की प्राप्त होती है। तो कुल में कितनी प्राप्त हुई? 36 में से 8 आहत मुद्राएं, 28 यूनानी मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा और क्या प्राप्त होता है? एक भाई साहब प्राप्त होता है भाब्रू का जो शिलालेख है, यानी कि इसे भाब्रू लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है भाई साहब? बीजक की पहाड़ी से। ठीक है, किससे संबंधित है? आप सब समझ चुके होंगे। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? पहले तो बैराठ में है। बैराठ लिख देता हूँ यहाँ पे, बैराठ में। जब बैराठ सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं तो बैराठ में। किससे संबंधित है भाई साहब? मौर्य से। इसमें भी अगर पूछ लिया जाए कि किस मौर्य से, तो ये है मौर्य सम्राट अशोक से। अशोक से संबंधित है। यानी कि जो भाब्रू शिलालेख है ये किसका है? मौर्य सम्राट अशोक का है। और इसकी अगर खोज की बात की जाए, भाब्रू शिलालेख की जो खोज है, ये खोज किसने की? कैप्टन किसने? बर्ड ने। कैप्टन बर्ड ने कब की? 1837। ठीक है भाई, 1837 में कैप्टन बर्ट जो है उन्होंने इसकी खोज की थी। और अगर वर्तमान की बात करें स्थिति की, तो वर्तमान में यह शिलालेख कहाँ है? कलकत्ता संग्रहालय में। कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। ठीक है भाई, कलकत्ता जो संग्रहालय है वहाँ में स्थित है क्या? भाब्रू का जो शिलालेख है वो वहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है संग्रहालय में। और ये किससे संबंधित है? मौर्य सम्राट अशोक से ये सम्मिलित है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है?
क्या जानकारी हमें इससे मिलती है? भाब्रू का जो लघु शिलालेख है 1837 में बर्ड के द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई और इसे कलकत्ता पहुंचा दिया गया, जो आज भी वहां पर सुरक्षित स्थित है, संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ से सम्राट अशोक के बौद्ध होने की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध होने की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी जानकारी जो है हमें प्राप्त यहाँ से होती है, किससे? भाब्रू के शिलालेख से। ठीक है, आप इसे एक बार राइट करें, उसके बाद वो आगे पढ़ेंगे हम। आगे देखो, इसी शिलालेख के बारे में आगे पढ़ेंगे। भाई क्या बोलता है लघु शिलालेख में? भाब्रू लघु शिलालेख स्पष्ट रूप से क्या करता है? बौद्ध धर्म और संघ में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म व संघ में निष्ठा प्रकट करता है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है हमें कि भाई बुद्ध जो सम्राट अशोक था वो क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये अपन को बात यहाँ से क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म और संघ में क्या है? अपनी निष्ठा प्रकट करता है, यानी कि वो बताता है कि इस प्रकार से अपन को इंसान को रहना चाहिए और ये चीजें जो है माननी चाहिए बौद्ध धर्म संघ। ठीक है, इसके अलावा देखो 1872 में एक और शिलालेख यहां से प्राप्त होता है, और किसके द्वारा? कलायल के द्वारा भीम जी की डूंगरी से अशोक से संबंधित अशोक का एक और लघु शिलालेख प्राप्त होता है। लेख की खोज करता है। ठीक है भाई, किसके द्वारा की गई? कलायल के द्वारा एक और यहाँ से जो है सम्राट अशोक से संबंधित एक और शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? भीम जी की डूंगरी, यानी वो भी कहाँ पर स्थित है? बैराठ में स्थित है, तो यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, इसके अलावा देखो इसकी जो खुदाई उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि पूरी सभ्यता है, बैराठ की जो सभ्यता है उसका उत्खनन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? उत्खनन दयाराम साहिनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहिनी के द्वारा। साहिनी के द्वारा कब किया गया भैया? 1936 ईस्वी में इसकी जो है खुदाई या उत्खनन इसका जो है किया जाता है। और उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? यानी कि ये शिलालेख प्राप्त हुए, और शिलालेखों के अलावा इसमें एक तो अशोक स्तंभ और बौद्ध गोल मंदिर यहाँ से प्राप्त होते हैं। जब उत्खनन किया जाता है तो यहाँ से एक तो अशोक स्तंभ तथा बौद्ध गोल मंदिर
मंदिर प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि जो खुदाई की गई दयाराम साहनी के द्वारा, तो यहाँ से जो गुंबदाकार मंदिर थे, जो बौद्ध स्थापत्य कला से संबंधित, यानी कि एक तरह से स्तूप इन्हें कह सकते थे अपन, इनको क्या बोल सकते थे, स्तंभ या स्तूप, यानी कि गोल मंदिर जो थे ये क्या थे, एक तरह से स्तूप थे, ये प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम सारनाथ स्तूप पढ़ेंगे आदि, ठीक है, जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबको पता है कि सारनाथ, सांची आदि जो स्तूप हम पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार के जो छोटे स्तूप हैं वो हमें बैराट से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन कैसी अवस्था में, जर्जर अवस्था में प्राप्त हुए, यानी कि वो कैसे नहीं थे, एकदम अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं थे, टूटे फूटे इस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं। तो किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की जाती है यहाँ पर 1936 में, और यहाँ पर अशोक के स्तंभ और कुछ बौद्ध गोल मंदिर यहाँ से जो है अपने को प्राप्त होते हैं। क्लियर भाई। इसके अलावा जो ये मंदिर है, ये गोल मंदिर, देखो क्या हुआ कि ये गोल मंदिर हमें राजस्थान से सही अवस्था में क्यों प्राप्त नहीं हुए, तो ध्यान दें, गोल मंदिरों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया, अशोक के द्वारा करवाया गया। ठीक है भाई, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई गोल मंदिरों का निर्माण, जो मौर्यकालीन गोल मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो जितनी भी स्थापत्य कला के जो कार्य किए गए वो सब किसके द्वारा, अशोक के द्वारा किए गए। इसके अलावा जो बिंदुसार है, मौर्य है, या फिर उत्तरवर्ती दशरथ है, कुणक है आदि सब के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो स्थापत्य कला का विकास करता है तो कौन करता है, केवल अशोक करता है। ठीक है, तो इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया जिन्हें हूण आक्रमणकारी, हूण शासक बोल सकते हैं भाई इसको, हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा नष्ट कर दिया गया, नष्ट कर दिए गए। ठीक है भाई, यानी कि निर्माण तो किसने करवाया, अशोक ने करवाया, लेकिन हुआ ऐसा कि इनको नष्ट कर दिया किसने, हूण शासक मिहिर कुल जो था, इसने जब आक्रमण किया भारत पर, तो इसने इस प्रकार के जो मंदिर थे उन सबको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। एक और यहां से प्राप्त हुआ, एक बौद्ध मठ प्राप्त हुआ अपने को, बौद्ध मठ, जिसमें 6 या 7 कमरे थे। ठीक है, अब भाई फिक्स तो नहीं बोल सकते, कारण ये है कि कैसी अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ से ये कोई बौद्ध मठ होगा और इसमें कितने कमरे हो सकते हैं, अधिकतम 6 से 7 कमरे, यानी कि बौद्ध मठ जहाँ पर बौद्ध जो भिक्षु हैं वो शायद यहाँ पर निवास करते होंगे, तो उनसे संबंधित ये बौद्ध मठ था। ये भी हमें बैराट से क्या है, एक प्राप्त होता है। ठीक है, और देखो इसके अलावा क्या चीज़ है जो हमें यहाँ से प्राप्त होती है, शंख लिपि, एक तो शंख लिपि हमें यहाँ पर जो है क्या है, प्राप्त होती है। ठीक है, और एक ईदगाह हमें यहाँ से प्राप्त होती है, ईदगाह, तथा अकबरकालीन जैन मंदिर, यहाँ से मंदिर। ठीक है, एक तो शंख लिपि, ठीक है, ये एक प्रकार की लिपि है, जैसे अरमाइक लिपि थी, ठीक है, देवनागरी लिपि है, इस तरीके से ये क्या थी, एक शंख लिपि थी।
और इसके भी यहाँ से साक्ष्य हमें देखने को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ईदगाह यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। और अकबरकालीन जैन मंदिर, ध्यान रहे अकबरकालीन जैन मंदिर का मतलब ये हुआ कि अकबर के समय में बनाए गए जो जैन मंदिर थे वो, ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये अकबर के ही द्वारा बनाए गए, नहीं, अकबर के समय में बनाए गए थे, तो वो जैन मंदिर हमें यहाँ से जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा हाथ से बुना सूती कपड़ा, एक तो ये प्राप्त हुआ है, यानी कि सूती कपड़ा जो है ये प्राप्त हुआ है। एक मृद भांडों पर स्वास्तिक, यानी कि मृद भांड जो है उन पर जो स्वास्तिक है उसके भी हमें क्या है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्वास्तिक चित्र, ठीक है। तो मृद भांड जो प्राप्त हुए उस पर किसका चित्र बना हुआ था, स्वास्तिक चित्र बना हुआ था, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, स्वास्तिक चित्र किसकी देन है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, क्लियर। और हाथ से जो बुना हुआ जो है कपड़ा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। एक त्रिरत्न चक्र के साक्ष्य, ठीक है। एक नाचता हुआ पक्षी, ठीक है भाई, नाचता हुआ पक्षी के साक्ष्य यहां से मिलते हैं, जो कि किसका बना हुआ है ये नाचता हुआ पक्षी, मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ, क्लियर। तो यहां से ये चीजें जो है हमें प्राप्त होती है, कहां से, बैराट जयपुर से। जब दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन करवाया तो यहाँ से एक तो क्या क्या प्राप्त होते हैं, ऐसा शिलालेख हमें प्राप्त होता है जिसमें अशोक जो है बौद्ध धर्म और संघ की क्या करता है, उसमें निष्ठा प्रकट करता है। इसके अलावा अशोक के द्वारा बनाए गए गोल मंदिरों का निर्माण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और उसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। जिन मंदिरों को जर्जर किसने करवा दिया था, यानी कि जो हुण आक्रमणकारी था, यानी कि मीर कुल जो था, उसने इन मंदिरों को क्या करवा दिया गया, नष्ट करवा दिया गया, तोड़ दिया गया था। इसके अलावा बौद्ध मठ, जिन मंदिरों में यानी कि जिन मठों में बौद्ध जो भिक्षु हैं वो क्या करते थे, इनमें निवास करते थे, और इन मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया था, अशोक के द्वारा। इन मंदिरों का अशोक ने भी करवाया, उसके पुत्र दशरथ ने भी करवाया। ध्यान रखें, दशरथ ने भी कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनको हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, राजस्थान में नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनके साक्ष्य में प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पर शंखलिपि, ईदगाह का मतलब है ये इस्लाम धर्म से संबंधित, ठीक है, इसके साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अकबर काल में बने हुए जैन मंदिरों का निर्माण भी हमें देखने को यहाँ से प्राप्त होता है। हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा, यहाँ से इसे अकबरकालीन मंदिर जैन मंदिर ही क्यों कहा गया, क्योंकि और शासक नहीं थे क्या राजस्थान में, महाराणा प्रताप भी था और भी थे, ठीक है, तो उनके शासनकाल में क्यों नहीं बोला गया, उनको ऐसे बोल सकते थे कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में जैन मंदिरों का ना। इसमें एक दिक्कत है भाई साहब, दिक्कत ये है कि अकबर कालीन से इसलिए कहा गया क्योंकि इन मंदिरों पर मुस्लिम स्थापत्य जो कला है उसकी छाप देखी जा सकती है, इसीलिए इसे अकबर कालीन क्या कहा गया, मंदिर कहा गया। यानी अकबर के द्वारा जो अपनी मस्जिद वगैरह का निर्माण करवाया जा रहा था, या जिस प्रकार के स्थापत्य स्ट्रक्चर जो बनवाए जा रहे थे, उनसे ये क्या मंदिर जो है कुछ कुछ मेल खाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, अकबरकालीन जैन मंदिर कहा गया, ठीक है। इसके अलावा हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। मृद भांडों पर स्वास्तिक जो चिन्ह है, ठीक है, उसका भी हमें यहाँ से साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा त्रिरत्न चक्र के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। नाचता हुआ पक्षी जो मिट्टी का बना हुआ है उसके भी हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी हमें बैराट से जो है भैया प्राप्त होती है। तो आगे देखिए और क्या चीज़
जो है बैराट से प्राप्त होती है। इसके अलावा पत्थर की थालियां, बैराट से पत्थर की थालियां, ध्यान रखें पत्थर की थालियां केवल और केवल बैराट से प्राप्त होती हैं, अन्य किसी पुरास्थल से प्राप्त नहीं होती। पत्थर यानी कि पत्थर को थाली नुमा काट करके बनाया गया था और उसकी थालियां जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से? बैराट जयपुर से। ठीक है। इसके अलावा छोटी संदूकें, छोटी संदूकें, ठीक है, लकड़ी की। ठीक है। इसके अलावा औजार, यहां से बहुत सारे औजार भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। और किसके बने थे औजार भैया? ये लोहे व तांबे के, लोहे तथा तांबे। ठीक है। ये चीजें हमें जो है यहां से देखने को प्राप्त होती है, यानी लोह तथा तांबे के बने थे औजार, छोटी संदूकें और पत्थर से निर्मित यहाँ पर क्या है हमें देखने को मिलती है? थालियां पत्थर की। इसके अलावा सर्वाधिक ईंटों का प्रयोग, सर्वाधिक ईंटों का प्रयोग हमें यहां से देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी जो है भाई साहब हमें देखने को कहां से मिलती है? बैराट सभ्यता से। ठीक है। आप इसको रीड करें या फिर स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।